Okay. So hello friends. Today we will be dealing with ladder friction. तो लैडर फ्रिक्शन में हमको बेसिकली क्या करना है, जैसा हमने अभी तक ब्लॉक फ्रिक्शन में देखा, उसके बाद आपने बेल्ट फ्रिक्शन देखा, तो उसके बाद आपने कल हमने क्या देखा था, वेज फ्रिक्शन। उसके बाद मैंने बोला था कि ब्लॉक फ्रिक्शन में आप लोगों को क्या करना है, समेशन एफएक्स फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है, उसके बाद सीधा समेशन एफएक्स इक्वल टू 0 एंड समेशन एफवाई इज इक्वल टू 0। लेकिन लैडर फ्रिक्शन में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप विल बी कॉमन टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना ही है, लेकिन उसके बाद आपको तीन इक्वेशन इसमें यूज करना है। समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मोमेंट का कंसेप्ट क्या है वो पहले हम लोग जान लेंगे, जो हमारे फर्स्ट यूनिट में भी था मोमेंट। तो मोमेंट मतलब क्या, मोमेंट इज नथिंग बट, शॉर्ट में बताता हूँ, पूरा डेफिनेशन हम लोग बाद में विल राइट इट डाउन, लेकिन शॉर्ट में याद रखो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो आपका शायद 12th में भी हुआ रहेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट द मोमेंट। मान लीजिए ये लैडर का वेट W इस तरीके से एक्ट हो रहा है, लैडर का नाम है AB। अगर हमने मोमेंट अबाउट A लिया, तो वो क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर भी एक फोर्स एक्ट कर रहा है और ये लैडर का लेंथ है, समझो सपोज 5 मीटर, बराबर है, सपोज करना है हम लोग को, और ये एंगल दिया है मान लो उन्होंने 30 डिग्री, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर इट। तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए अगर मैं ले रहा हूँ, तो क्या लेना है वो, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ मोमेंट क्या होगा, यहाँ पर ए पॉइंट पर आपको एक उंगली रखना है, और ये जो फोर्सेस है वो ए पॉइंट के अबाउट कैसे रोटेट होंगे वो हमको देखना है। तो एज पर द बुक दे आर टेकिंग क्लॉकवाइज एज नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ, मान लीजिए ये लैडर का जो वेट है वो है 10 न्यूटन और ये जो फोर्स है ये है मान लीजिए 20 न्यूटन, लेट अस कंसीडर सिर्फ। तो यहाँ पर एक उंगली रखना है, मुझे बताइए ये 10 न्यूटन जो है ये ए के अबाउट कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज जा रहा है, इट इज इन द क्लॉकवाइज मोशन, करेक्ट। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 इंटू, अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या, तो ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, समझ में आ रहा है, वो जो फोर्स है उसकी लाइन ऑफ एक्शन को परपेंडिकुलर, अभी उसका लाइन ऑफ एक्शन था वर्टिकल, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल, समझ में आ रहा है। लेकिन कहां तक लेना है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको, जहां पे आप मोमेंट निकाल रहे हो। तो यहाँ पे मैं ए पॉइंट पे मोमेंट निकाल रहा हूँ, तो ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना हो गया क्या मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर यू गेटिंग? तो अभी मुझे बताइए, अगर ये लैडर 5 मीटर का है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 2.5। वेट तो सेंटर में एक्ट होता है ना, वेट सेंटर में एक्ट होता है, तो अगर ये 2.5 है, ये एंगल 30 है, तो ये कितना हो गया, 2.5 cos ऑफ 30। याद है, एक्सप्लेन किया था मैंने आपको, क्योंकि हम लोग सिंपल निकाल लेंगे, cos 30 इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट ही चाहिए हम लोगों को, ये वाला डिस्टेंस कितना है वही फाइंड आउट करना है। इसको मान लिया हमने क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कितना है, 2.5। ओके, लिसन हियर अगेन वी विल सॉल्व इट। ये आपको डिस्टेंस चाहिए, करेक्ट है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, cos ऑफ 30 क्या होगा, cos ऑफ द एंगल क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट मतलब ये चाहिए आपको, इसको क्वेश्चन मार्क कंसीडर कर लिया, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कितना है 2.5। तो इतना ही पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, तो ये हाइपोटेनियस हो गया 2.5। सो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2.5 cos 30। आर यू गेटिंग? तो ये हो गया मेरा 10 इंटू 2.5 cos 30। इसमें कुछ डाउट किसी को? ये पहला टर्म हो गया, लेकिन ये कैसे जा रहा था, क्लॉकवाइज को हमने क्या कंसीडर किया है, नेगेटिव, सो माइनस। आगे बचा क्या, 20 न्यूटन, यहां पर उंगली रखो, 20 न्यूटन कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो क्या करने का, देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे आप मोमेंट ले रहे हो और यहाँ पर वो फोर्स था। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्लॉकवाइज जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो फोर्स को या तो थोड़ा पीछे करके देखो या तो आगे करके देखो, इस तरीके से। अभी मुझे बताओ, ऐसे जाएगा क्या वो, ऐसे उल्टा घूम के ऐसा आएगा या सीधा ऐसा जाएगा? आर यू गेटिंग? एंटी क्लॉकवाइज, सो एंटी क्लॉकवाइज इज
पॉजिटिव, सो प्लस। अभी मुझे बताइए आप कि 20 न्यूटन के लिए, ये वाले फोर्स के लिए, ये वाले फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? ये वर्टिकल, यहां से लेके यहां तक, करेक्ट? आर यू गेटिंग? यहां तक क्यों लिया मैंने इस पॉइंट तक? क्योंकि यहां पर ए पॉइंट है मेरा, इसलिए यहां तक लिया। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो मुझे बताइए ये कितना होगा? अभी पूरा बड़ा ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे हम लोग। तो ये 30 है और ये 7 है, और 30 के सामने वाली वो बाजू है जो हमें निकालना है, सामने वाला साइड है वो, तो क्या हो जाएगा? 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये। सो कहना है राइट इट ओवर हियर 7 साइन ऑफ 30। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? ये निकालना है आपको, बराबर है? ये वाला साइड, इसको क्वेश्चन मार्क कंसीडर कर लेंगे। पूरा बड़ा ट्रायंगल देखो, पूरा बड़ा ट्रायंगल, ये वाला, ये निकालना है ना आपको, तो पूरा ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ हाइपोटेनस कितना है? सॉरी 7 नहीं, 5, मैं 7 मान लिया उसको गलती से, 5। तो पूरा हाइपोटेनस कितना है? 5, करेक्ट? सो साइन इज व्हाट? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो साइन 30 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन 5। सो क्वेश्चन मार्क इज विल बी इक्वल टू 5 साइन ऑफ 30। आर यू गेटिंग? Should I repeat? Should I repeat? ये समझ में आया? इतना बार पक्का? छोटा ट्रायंगल था ना ये वाला, ये समझ में आ गया। अभी मुझे ये वाला साइड चाहिए, ये तो समझ में आ गया। ये 20 ऐसा है हॉरिजॉन्टल, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्टिकल रहेगा कितना? यहां से लेके, तो मान लीजिए इस पॉइंट को सी कंसीडर कर लिया मैंने, इतना BC निकालना है मुझे, करेक्ट है? तो पूरा बड़ा ट्रायंगल ले लिया मैंने, बड़ा ट्रायंगल जो चाहिए वो है BC। हाइपोटेनस कितना है? 5। जो चाहिए है वो एंगल के सामने है, अपोजिट में। तो अपोजिट के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला ले सकता हूँ? साइन 30 इज इक्वल टू अपोजिट मतलब BC अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 5। सो BC विल बी इक्वल टू 5 साइन 30। नाउ क्लियर? सो ये क्या था? ये कैसे जाने वाला है? एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए मैंने बोला था प्लस। और व्हाट इज द फोर्स? 20 न्यूटन। सो 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ये 5 साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो इसमें कोई तो वैल्यू ऐसी रहेगी जो अननोन रहेगी, जो आपको इस इक्वेशन पर से सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? इतना ही एक्स्ट्रा है लैडर फ्रिक्शन में, और कुछ भी नहीं है। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है क्या? टेक डाउन प्रॉब्लम। मोमेंट मतलब बेसिकली याद रखना है, मोमेंट मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्टिकल रहेगा, अगर फोर्स वर्टिकल है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रहेगा। बिफोर द एग्जांपल अभी थोड़ा सा अलग इसमें दिखाने जा रहा हूं मैं आपको। ये एक पॉइंट है ए और ये एक फोर्स है विच इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ से 30 डिग्री से 10 न्यूटन। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाला? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये रहेगा बराबर, लेकिन ये निकालने का तो कोई स्कोप ही नहीं है हमारे पास। तो फिर इस केस में आप क्या कर सकते हो? ये जो इंक्लाइन फोर्स है इसको सीधे रिजॉल्व कर देने का, इसको क्या करने का? सीधा रिजॉल्व कर देने का। तो मैं इसको यहां पर रिजॉल्व कर सकता हूं ऐसा 1 2, करेक्ट? ये क्या बन जाएगा? 10 cos 30, ये बन जाएगा 10 sin 30। एक बात याद रखना है, एक बात याद रखना है, जहां पे मोमेंट ले रहे हो अगर फोर्स उसी में से पास होने वाला है तो वो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है? 0 होता है। तो वो कंसिडर करने का नहीं, इक्वेशन में वो आता ही नहीं। आर यू गेटिंग? अभी ये फोर्स देख लो 10 sin 30 का, वो कभी इस ए पॉइंट में से जाएगा क्या? कितना भी ऊपर ले लो उसको, चाहे कितना भी नीचे ले लो, ए पॉइंट में से कभी नहीं जाएगा। तो वो कंसिडर करना पड़ेगा आपको। तो क्या करोगे? सीधा 10 sin 30। मुझे बताओ ए पॉइंट क्या अबाउट ऐसे जाएगा क्या? वो ऐसे सीधा है ना,
वो कभी डायरेक्शन नहीं चेंज करता। आप समझ में आ रहा है? अगर फोर्स है ऊपर जा रहा है तो वो ऐसा उधर से जाके यू टर्न कभी नहीं लेगा, वो सीधा ऊपर ही जाएगा। तो ऊपर जाके भले ही वो ऐसा आ सकता है इन दिस फैशन। समझ में आ रहा है? तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा इसलिए पॉजिटिव इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। शायद ए पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक आपको डिस्टेंस उन्होंने दिया होगा, तो आप लोग सीधे ले सकते हो। मान लीजिए 5 मीटर दिया होता तो समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मोमेंट। जब एक एक एग्जांपल आगे होगा तब आपको और क्लियर होगा। ठीक है? Take down problem. On the ladder friction. The topic is ladder friction. A ladder of length 7 meter. A ladder of length 7 meter a ladder of length 7 meter leans, L-E-A-N-S, leans against a wall, leans against a wall leans against a wall. As shown in figure, as shown in figure. Assuming that coefficient of friction, assuming that coefficient of friction is zero at B, capital B. Coefficient of friction mu s is 0 at capital B. इस पॉइंट पर वो क्या है? 0 है at B. Full stop. Determine the smallest value of mu s at capital A. Determine the smallest value of mu s at capital A for which the equilibrium is maintained. For which the equilibrium is maintained. Draw the figure. Can you tell me how could we draw the free body diagram? देखो सबसे पहले उन्होंने ऐसा कुछ बोला है क्या कि वेट ऑफ द लैडर निगलेक्ट करो? ऐसा उन्होंने कुछ भी बोला नहीं है। तो वेट ऑफ द लैडर लेना पड़ेगा। तो ये बनाई, अभी मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। इसका भी ये अभी जो मैं फिगर बनाऊंगा ये आपको अलग से बनाना है। फिक्स मैं इसी में कर रहा हूँ, आप अलग बनाओ। तो ये हो जाएगा आपका W, बराबर है वेट ऑफ द लैडर। तो कैन यू टेल मी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3.5 बराबर। अभी लैडर अगर इस तरीके से है तो लैडर का टेंडेंसी क्या होगा? अगर मोशन हो गया तो ऐसा गिर जाएगा ना वो, मतलब यहां से ये पॉइंट नीचे की ओर आएगा और ए पॉइंट राइट की ओर जाएगा, बराबर। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द रिएक्शन एट पॉइंट बी, आरबी, बराबर है। और अगर यहां से नीचे आने वाला है तो अपवर्ड फ्रिक्शन जाएगा। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि म्यू एस
म्यू एस एट बी कितना, तो समथिंग इनटू जीरो लेने का जरूरत है क्या, आर यू गेटिंग। उसके बाद रिएक्शन एट ए में ले लेता हूं आर ए, और बॉडी अगर उधर जाएगी तो फ्रिक्शन इधर आएगा, म्यू एस इंटू आर ए, बराबर है। कल का याद है, जो नॉर्मल रिएक्शन है इनटू फ्रिक्शन, वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, याद आ रहा है कुछ। तो ये हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ तक तैयार। कैन यू टेल मी, अगर आगे जाकर हमको ये डिस्टेंस लगता है ये वाला और ये वाला, कितना होगा, 7 साइन 68, वेरी गुड। और ये होगा, आप सब बराबर बोल रहे हो तो इतना धीरे मत बोलो, थोड़ा जोर से बोल सकते हो। ये तो समझ लिया होंगे अभी कैसे आया, अगर ये नहीं समझा होगा तो आई एम रियली सॉरी। ट्रायंगल, फिर से वही कंसेप्ट, साइन थीटा कॉस थीटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सॉरी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस के लिए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया, ये हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम तैयार। उसके बाद फर्स्ट स्टेप मैंने आपको सीधा बोल दिया था, क्या करना है, समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0, बोलो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन से है, आरबी माइनस म्यू इंटू आर ए, करेक्ट है, इज इक्वल टू, दो ही हॉरिजॉन्टल है, तो कैन आई राइट आरबी इज इक्वल टू म्यू इंटू आर ए, कोई प्रॉब्लम। इक्वेशन नंबर 1, गोइंग फॉर समेशन ऑफ एफ वाई, बोलो आर ए माइनस डब्ल्यू, आर ए माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, सो आर ए इज इक्वल टू डब्ल्यू, बराबर है। ये आर ए का जो वैल्यू है ये डब्ल्यू है, तो 1 इंप्लाइज क्या आ जाएगा, आर बी इज इक्वल टू म्यू इंटू डब्ल्यू, इसको दे सकता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। एनी डाउट, यहां तक आ जाओ, पहले यहां तक लिख लो। इसके बाद हमको क्या करना है, समेशन ऑफ मोमेंट लेना है, बराबर है। हाँ, अभी एक चीज याद रखो, समेशन ऑफ मोमेंट जो है, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट कोई भी एक पॉइंट इज इक्वल टू 0। कौन सा पॉइंट लोगे तो आपको फायदा होगा, किस पॉइंट पर मोमेंट लेना चाहिए, यस बोलो ए, क्यों, क्योंकि ए पॉइंट के ऊपर दो फोर्स है, आरबी, ये देखो, ये वाला और एक ये वाला। तो मैंने बोला है जहां पे पॉइंट, जिस पॉइंट में मोमेंट ले रहे हो, अगर उस पॉइंट में से कोई फोर्स जाता होगा तो वो कंसीडर नहीं होता। अगर हमने ए पॉइंट पे मूवमेंट लिया तो दो फोर्स निग्लेक्ट हो जाएंगे, ये भी निग्लेक्ट हो जाएगा और ये भी निग्लेक्ट हो जाएगा, तो हमारे लिए बेटर है। अगर मैंने यहाँ पे लिया होता मूवमेंट तो ये भी आता, ये भी आता, सिर्फ डब्ल्यू, एक ही फोर्स निग्लेक्ट होता। अगर मैंने ए पॉइंट बी पॉइंट पे लिया होता तो सिर्फ आरबी ही निग्लेक्ट होता था, ये तीनों हमको लेना पड़ते थे। समझ में आ रहा है? तो जहां पर ज्यादा फोर्स निग्लेक्ट करते आएगा वो लेना चाहिए। तो हियर मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0, ए पे मोमेंट लिए तो क्या हो गया, आर ए भी निग्लेक्ट हो गया और म्यू इंटू आर ए, दोनों फोर्स निग्लेक्ट हो गए, दोनों फोर्स मेरे को लेने का जरूरत नहीं है। तो बोलो, अभी आप लोग बोलो डब्ल्यू कैसे जाएगा ए के अबाउट, एनी डाउट? डायरेक्शन में किसी को डाउट है? किसी को ऐसा लग रहा है क्या कि डब्ल्यू ऐसा जाके ऐसा आएगा, मतलब ऐसा जाएगा और फिर ऐसा आएगा? जिधर फोर्स है वो इसी तरफ सीधा मुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? सो हियर एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव। बोलो फिर W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स किसा है भैया, वर्टिकल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल। तो ये होगा क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला, ये देखो,
तो बताओ 3.5 cos of 68 एंगल की एडजेसेंट है ना, तो 3.5 cos of 68 सब लोग समझ गए हैं, मतलब यू आर टू गुड, नो प्रॉब्लम। आगे W का तो काम हो गया, आगे क्या है RB। RB कैसे जा रहा है भाई, ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा, सो क्लॉकवाइज मतलब माइनस, सो RB इंटू, थोड़ा देखो ठीक से, इट इज हॉरिजॉन्टल, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी वर्टिकल, लेकिन यहां से लेके पूरा यहां तक लेना है, तो ये कितना है 7 sin 68, 7 sin of 68 is equal to 0. Is it visible in that? Okay, so now 3.5 cos 68 कितना होता है, कैलकुलेशन करो भैया फास्ट। 3.5 cos 68 1.31 W माइनस 7 sin 68 करो 6.49 6.49 RB इज इक्वल टू 0। सही है, सही है। तो अगर ये पूरा इक्वेशन उधर चला गया तो 6.49 RB इज इक्वल टू 1.31 W। तो एक काम करो, RB निकाल दो इन टर्म्स ऑफ W, मतलब 1.31 डिवाइडेड बाय 6.49 0.201 W बराबर, बराबर है। इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3, इसको क्या दिया इक्वेशन नंबर 3। तो अभी इक्वेशन नंबर 2 देखो, RB इज इक्वल टू समथिंग एंड RB इज इक्वल टू समथिंग, सो समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, दोनों का LHS सेम है तो RHS सेम रहेगा। बोलो म्यू इंटू W इज इक्वल टू 0.201 इंटू W कैंसल, म्यू इज इक्वल टू 0.201 विल बी योर आंसर। गॉट इट, समझ में आ गया? फास्ट लिख लो। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना। आवाज आ जाएगा इस डायरेक्शन आप इसी डायरेक्शन में बोल रहे हो। ओके ओके ओके, जो ऑडियो में था इधर किधर बोल रहे तो इधर देख रहे हैं। ओके ओके ठीक है। A 15-meter ladder a 15-meter ladder has a uniform weight of 80 Newton. A 15-meter ladder has a uniform weight of 80 Newton. It rests against smooth vertical wall. अभी स्मूथ वर्टिकल वॉल मतलब क्या? अगर स्मूथ है
तो फिर से वो म्यू क्या हो जाएगा, वो आएगा नहीं। आर यू गेटिंग? स्मूथ वर्टिकल वॉल एट कैपिटल बी and a horizontal floor at A. Full stop. If the coefficient of static friction मतलब mu s, if the coefficient of static friction between the ladder and the floor at capital A is 0.4, full stop. Determine the smallest angle theta with the vertical wall at which the ladder will slip, वेट दे दिया है उन्होंने 18 न्यूटन, बराबर है। फिगर इज गिवन, यू कैन ड्रॉ द फिगर। ठीक है, सो नाउ यू टेल मी, अभी एंगल तो दिया नहीं उन्होंने, एंगल इज नॉट गिवन, करेक्ट? सो इफ द एंगल इज नॉट गिवन, स्टिल वी कैन राइट इट इन फॉर्म ऑफ थीटा, बोलो ये क्या हो जाएगा? एंगल के सामने वाला है, ये एंगल के सामने वाला है 15 sin थीटा एंड इट इज बराबर है। अभी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, तो ए पॉइंट पे तो क्या होने वाला है, फ्रिक्शन होने वाला है, बराबर है। ए बी स्मूथ बोला है ना उन्होंने, तो बी अगर स्मूथ बोला है तो बी पे सिर्फ एक ही रिएक्शन आएगा इस तरीके से। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। बी पे केवल एक ही रिएक्शन आएगा और वो होगा आरबी, बराबर है। और ये जो होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा आपका 15 cos थीटा, सही है। और वर्टिकल फोर्स ले सकते हैं क्या हम लोग? इसमें नहीं ले सकते, क्योंकि बी पॉइंट पे उन्होंने क्या बोल दिया, स्मूथ बोल दिया, तो म्यू 0 होगा उस पॉइंट पे। अभी बचा ए पॉइंट का सवाल, तो बोलो ए पॉइंट पर ये हो जाएगा आपका आर ए। लैडर ऐसा है तो ऐसा गिरेगा इन दिस फैशन, तो ये जो पॉइंट है ये इधर जाने वाला है लेफ्ट की ओर, तो फ्रिक्शन किधर जाएगा? राइट की ओर। वो कितना होगा? वो न्यू है, सही है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलो बस खत्म, आगे का प्रॉब्लम एकदम सिंपल। बोलो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, बोलो भैया। म्यू इंटू आर ए, उन्होंने म्यू दिया है क्या? आई थिंक दिया है ना, 0.4 दिया है ना ए पॉइंट का, बराबर है ना। सो 0.4 इंटू आर ए
आगे माइनस आर बी इज इक्वल टू 0, बराबर है। तो मैं बोल सकता हूँ आर बी इज इक्वल टू 0.4 आर ए। आगे बोलो समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, बोलो आर ए माइनस ए टी, आर ए माइनस ए टी, और कुछ है, और कुछ है, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, कोई भी इंक्लाइन फोर्स नहीं है और कोई दूसरा वर्टिकल फोर्स भी नहीं है, तो इज इक्वल टू 0। सो आर ए इज इक्वल टू 80 आ गया, ये इसमें पुट कर दो तो आर बी भी आ जाएगा। कितना आता है वो 80 into 0.4 32। आर यू श्योर? हाँ यस, 8 4 32 न्यूटन, ये भी न्यूटन, क्योंकि फोर्स हमारा न्यूटन में दिया है, बराबर। यहाँ तक अपना काम हो गया, लेकिन अपने को पूछा क्या है, थीटा, थीटा पूछा है। तो बस समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बोलो किस पॉइंट पे लूं, ए पे लिया तो ज्यादा अच्छा है ना, दो फोर्स निकलेक्ट होने वाले, तो बस बोलो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0। चलो स्टार्ट, ए पॉइंट पे मोमेंट ले लो, बोलो भैया 80 कैसे जाएगा, तो माइनस 80 इंटू, बोलो बोलो 7.5 कॉस अभी क्या करोगे, एंगल किधर है, साइन की कॉस, साइन इज करेक्ट। क्यों, देखो ये थीटा है तो ये भी कितना रहेगा, थीटा ही रहेगा ना, क्योंकि ये लाइन तो दोनों की कॉमन है, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, तो मतलब वो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, समझ में आ रहा है। तो ये भी थीटा रहेगा, तो ये बोलो कितना हो गया 7.5 साइन थीटा, 7.5 साइन थीटा। आगे बोलो, हाँ प्लस क्यू, क्योंकि आरबी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, प्लस बोलो भैया आरबी इंटू बेटा आरबी इंटू ये है, ये फोर्स है, तो ये पूरा लेना पड़ेगा, दिया है स्टार्ट में 15 cos थीटा दिया है, मतलब हमने निकाला था वो 15 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू, और कुछ बचा है नहीं, तो बस एकदम सिंपल करो अभी, 80 इंटू 7.5 इंटू साइन थीटा, तो 80 इंटू 7.5 करो 600 यस, जस्ट अ सेकंड, 15 cos 7.5 sin थीटा करेक्ट है, बोलो 600 sin थीटा माइनस आरबी भी पता है आपको, आरबी आ गया ना 32 प्लस कीप हियर 32 प्लस क्या, प्लस हाँ यस दिस इज प्लस, बोलो 32 into 15 हाँ 480 cos थीटा इज इक्वल टू 0, सो ये माइनस 600 उधर लेके चला जाओ, 480 cos थीटा इज इक्वल टू 600 sin थीटा, बराबर है। तो एक काम करो, ये cos थीटा को उधर लेके चले जाओ और sin 600 को इधर लेके आओ, इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, तो इधर 480 डिवाइडेड बाई 600 इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, सो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.8, सो थीटा इज इक्वल टू 38.65, and this question was asked in December 2016 for 5 marks. Write it down fast. If you have any doubt, you can ask. ओके
हो गया? एक होमवर्क ले लो। So up to today we have taken 3 to 4 problems on belt friction, correct? Then we have taken 3 to 4 problems on block friction yesterday, and today 2 problems on ladder friction. जैसे कि आते हैं मोस्टली एग्जाम में वैसे ही प्रॉब्लम भी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम which is asked in again December 2016 for 4 marks. Yes. Determine the distance s, small s. Determine the distance small s to which the 90 kg painter can climb or climb, जो भी होता है वो CLIMB, 90 kg painter can climb or climb without causing the 4-meter ladder to slip at its lower end as shown in figure. Full stop. The top of the 15 kg ladder, मतलब लैडर का वेट भी दे दिया है उन्होंने, और जो उस पर क्लाइम करने वाला है वो पेंटर, उसका भी वेट है 90 kg। केजी में रख के चलेगा क्या? न्यूटन में करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 9.81। The top of the 15 kg ladder has a small roller and at the ground the coefficient of static friction mu s is equal to 0.25. So draw this figure. ऐसा लैडर दे दिया उन्होंने, और उन्होंने क्या बोल दिया कि जो टॉप है वहां पे स्मॉल रोलर है, तो अगर रोलर है तो फिर से म्यू क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक ही रिएक्शन आएगा जैसे पिछले प्रॉब्लम में आया था। यहाँ पे फिर से लैडर का टेंडेंसी इधर जाने का है, तो यहाँ पर एक रिएक्शन आएगा, यहाँ पर एक रिएक्शन आएगा, बराबर है। उसके बाद एस निकालना है, तो वो बंदा मान लीजिए यहाँ का लैडर का सेंटर ये है, तो ये हो जाएगा लैडर का वेट, मतलब जो भी दिया है वो 15 kg इंटू 9.81, और यहाँ पर वो बंदे का वेट 90, सो 90 इंटू 9.81। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग एवरीवन? उसके बाद ये जो एस है ये निकालने का है, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन, ठीक है। और लैडर का लेंथ कितना दिया है? 4 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, लेकिन आपको एस निकालना है। क्वेश्चन का मीनिंग ऐसा है कि ऐसा लैडर है, यहाँ से एक पेंटर ऊपर चढ़ रहा है पेंटिंग करने के लिए। देखो, जब तक वो एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ तक इंसान चढ़ सकता है, लेकिन उसके ऊपर अगर गया तो लैडर स्लिप होता है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां तक वो चढ़ सकता है, उसके आगे अगर वो गया, उसके आगे अगर उसने एक भी पैर आगे रखा तो लैडर गिर जाएगा। तो वो हमने एस कंसीडर किया है, फिगर में दिया है उन्होंने, तो वो एस मतलब वही पॉइंट आपको निकालना है। तो सॉल्यूशन इज गिवन इन द बुक, इफ यू रीड इट यू विल अंडरस्टैंड इट, बट ट्राई टू सॉल्व बाय योर ओन फर्स्ट। फिर भी नहीं समझ में आता है तो बुक देखो, और फिर भी नहीं क्लियर हो रहा है तो मुझे पूछो। गॉट इट एवरीवन? ड्रॉ दिस फिगर। ये मत निकालो, ये 2 मैंने आपको समझाने के लिए निकालना है। दिस 2 ड्रॉ दिस हियर।
एस बनाना है। ये नीचे का जो पॉइंट है इट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, और नीचे के पॉइंट का म्यू आपको दिया है उन्होंने 0.25। ये आगे का पार्ट बस आपको वही चीज करते हुए जाना है, अपने आप आपको आंसर आएगा। जब आप एक फोर्स लोगे ये वाला, तो उसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा एस कॉस ऑफ एंड एस साइन ऑफ। तो वो जो एस कॉस रहेगा वो उस इक्वेशन में एस अननोन रहेगा, तो वो एस से आपको निकालना। जब आप एक एक इक्वेशन लोगे, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन मोमेंट अबाउट ए, तो उसमें एस कहीं तो आएगा, और ऐसा एक इक्वेशन बनेगा कि जिसमें सिर्फ एस ही अननोन होगा, तो आपको कैलकुलेट आप कर सकते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दो इक्वेशन बन जाए जिसमें दो अननोन हो, एस और उसके साथ और एक अननोन, तो दो इक्वेशन कैलसी पे कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, उससे भी आपको एस मिल सकता है। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि किस मेथड से आपको एस मिलने वाला है। गॉट इट? ये डिस्टेंस भी दिया है उन्होंने, साथ में ये एंगल भी ले लो, 60 डिग्री इट इज गिवन इन द फिगर, और ये डिस्टेंस दिया है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, and the answer for S is 2.55 मीटर। बट ऑब्वियस है 4 मीटर से आंसर कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि लैडर का हाइट ही 4 मीटर है, तो वो उससे कम ही डिस्टेंस पर चढ़ेगा ना, 4 मीटर से ज्यादा तो जाएगा नहीं आगे। तो ये भी याद रखना है, अगर 4 मीटर से ज्यादा आंसर आता तो समझ जाने का कि समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, गॉट इट? एनी डाउट? अभी जो हमने मोमेंट के बारे में डिस्कस किया था, अभी मोमेंट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बराबर है? जो अभी हमने मोमेंट के बारे में डिस्कस किया था, फोर्स प्लीज डू नॉट डिस्कस। जो हमने अभी डिस्कस किया था मोमेंट के बारे में, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको थोड़ा ब्रीफली देख लेंगे, लिख लेंगे उसको, उसके साइन कन्वेंशन पे हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। राइट डाउन मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट अगर मोमेंट और वेरिनेस थ्योरम ये दो टॉपिक हमारे हो जाते हैं तो हमारा ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस पहले 2 यूनिट का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मोमेंट इज व्हाट? राइट डाउन, it is the turning effect produced by the force. It is the turning effect produced by the force. The moment of a force about any point, the moment of a force about any point is the product of magnitude of the force and the perpendicular distance about that point. एक एग्जांपल के लिए ऐसा लिख सकते हो कि this is say a force, it is point O, so moment about O is equal to F into, if this distance is, let us consider small d, तो F into D, ये इतना बना के रख लो। The SI unit is अगर फोर्स न्यूटन में है, डिस्टेंस मीटर में है तो न्यूटन मीटर, या फिर अगर किलो न्यूटन में फोर्स है तो किलो न्यूटन मीटर। द SI यूनिट इज न्यूटन मीटर और किलो न्यूटन मीटर।
अभी आप बोलोगे सर न्यूटन पर मीटर या पर क्यों नहीं है, तो प्रोडक्ट है ना, फोर्स का और डिस्टेंस का प्रोडक्ट है वो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं हम लोग, तो यूनिट का भी हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा। नीचे लिखो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्लॉकवाइज मोमेंट इस तरीके से लिख लेना है, क्लॉकवाइज मोमेंट चाहिए तो ब्रैकेट में सिंबल भी डाल सकते हो इस तरीके से, कैन बी टेकन एज नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ब्रैकेट में सिंबल ले लो इस तरीके से, कैन बी टेकन एज पॉजिटिव। वेरिग्नस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लो, वेरिग्नस थ्योरम स्पेलिंग इज VARIGNONS, वेरिग्नस थ्योरम। वेरिग्नस थ्योरम का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने किसी पॉइंट के ऊपर आपने फोर्सेस का मोमेंट लिया। फॉर एग्जांपल आपको पहले शॉर्ट में समझा देता हूँ वेरिग्नस थ्योरम का मीनिंग क्या होता है। वेरिग्नस थ्योरम ये बोलता है कि मान लीजिए ये एक बॉडी है, इसके ऊपर ये है पॉइंट ए आपका, यहाँ पर एक फोर्स है 5 न्यूटन का, यहाँ पर एक फोर्स है 3 न्यूटन का, यहाँ पर एक फोर्स है 10 न्यूटन का, और ये सारे डिस्टेंस आपको पता है। मान लीजिए ये है 2 मीटर, ये आगे है 2 मीटर और आगे है 3 मीटर। तो मैंने बोला समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए, तो आप क्या बोलोगे 5 × 2 मतलब 10 जो माइनस होगा क्योंकि क्लॉकवाइज, फिर से 3 × 4 12 माइनस होगा, और 10 × ये कितना है 7, सो 70, सो प्लस 70 क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, इज इक्वल टू वो कितना बनता है 70 माइनस 10 60, 60 माइनस 12 48। तो ये जो आता है उतना मोमेंट एक अकेले रिजल्टेंट का। अब ये तीनों का अगर रिजल्टेंट होगा, ये तीनों का अगर हमने रिजल्टेंट निकाल लिया, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, R = समेशन fx² प्लस समेशन fy²। समझ में आ रहा है आपको? तो वो अकेले का जो मोमेंट होगा, ये तीनों को हटा दो और ए पॉइंट पर केवल उस रिजल्टेंट का मोमेंट ले लो, तो वो भी कितना आएगा 48 ही आएगा। समझ में आ रहा है आपको? आर यू गेटिंग? मतलब वो ऐसे पॉइंट पर वो होगा जहां पर वो ऑटोमेटिक कितना आने वाला है 48 ही आएगा। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है क्या? सो राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ वेरिग्नस थ्योरम। The moment of resultant of force, the moment of resultant of force system, the moment of resultant of force system about any point is equal to the algebraic sum of moments is equal to the algebraic sum of moments of all the other forces, sum of moments of all the other forces about the same point, about the same point। अगर स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो मैंने बोला वो क्या था। द मोमेंट क्या है, पढ़ो, द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस, बराबर, मतलब रिजल्टेंट सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसका किसी पॉइंट पर अगर आपने मोमेंट लिया तो वो इक्वल टू कितना आता है, द मोमेंट ऑफ ऑल द अदर फोर्सेस, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द अदर फोर्सेस अबाउट द सेम। ठीक है, जो हमने अभी बताया वही उसको ही हमने स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया। ठीक है, सो इट इज नथिंग बट द वेरिग्नस थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट आता है इस तरीके से, रिजल्टेंट का मोमेंट क्या होगा R × x, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड R,
मान लीजिए रिजल्टेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x, उस पॉइंट के लिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए रिजल्टेंट का डिस्टेंस है x, तो r इंटू एक्स इज नथिंग बट समेशन ऑफ मोमेंट, बाकी के फोर्सेस का समेशन ऑफ मोमेंट, दिस इज नथिंग बट। तो अगर आपको x निकालना है तो व्हाट विल बी द आंसर, समेशन ऑफ मोमेंट डिवाइडेड बाय, दिस इज नथिंग बट द वेरिग्नांस थ्योरम, ठीक है। अभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम लोग बाद में देखेंगे। सो टुडे विल स्टॉप हियर, ओके, थैंक यू।